साथियों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंजाब सरकार की, और ये चर्चा करेंगे कि जो अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं यूपी चुनाव के साथ में, वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है। हर कोई ये जानना चाहता है क्या पहली बार पंजाब में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, या फिर लोग ये जानना चाहते हैं क्या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता गंवा देगी। तो इन सभी पर आज चर्चा करते हैं। मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आया हूं, जिस तरह से वेस्ट बंगाल पर लेकर के आया था, असम पर लेकर के आया था, इस बार भी पंजाब पर पूरी स्टडी लेकर के आया हूं, हर सेक्टर की स्टडी लेकर के आया हूं। और पहले ही निष्कर्ष बता देता हूं, चलिए, आम आदमी सरकार पंजाब से जाने वाली है, बुरी तरह से हारने वाली है। हारने वाली नहीं है, बुरी तरह से हारने वाली है। संभावनाएं बीजेपी की बहुत ज्यादा हैं, पर आ पाएगी सरकार में या नहीं आ पाएगी अभी कहना बहुत जल्दी होगा। याद कीजिए टीएमसी के मामले में भी मैंने आखिरी मंथ तक आंकड़ा नहीं दिया था, फिर लास्ट में कहा था कि अब 200 सीट के आसपास बीजेपी ला सकती है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि चुनाव में लगभग 10-11 महीने हैं, और 10-11 महीने बहुत होते हैं। इसलिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा, फैक्ट रखूंगा, उसके बाद आप समझ पाइएगा कि क्या यही ट्रेंड बंगाल में चल रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर चल रही है, और उसी वजह से क्या बीजेपी सरकार आएगी, देखते हैं। सबसे पहले इन लोगों के रिपोर्ट कार्ड पर बात करते हैं। आपको पता है दिल्ली में इन्होंने किस तरह से शासन किया था, किस तरह से घोटाला, किस तरह से घपला, किस तरह से झूठे वादे। सेम वादे इन्होंने पंजाब में किए, अलग अलग तरह की स्कीम्स के वादे किए। हम महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया देंगे, हम अस्पताल खुलवा देंगे हर जगह पर। एक जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में था, ऐसे यहाँ बोलते थे पिंड क्लिनिक खुलवा देंगे। तमाम वादे उन पर भी जिक्र करेंगे। और ये कहा था इन्होंने कि जैसी सत्ता में आएंगे 4 महीने के अंदर अंदर पंजाब को ड्रग से मुक्ति दिला देंगे, पंजाब से नशा मुक्ति हो जाएगी। और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की थी, अभी तक नहीं मिला, एक भी किस्त नहीं मिली है। अब बोला, आज खबर आई है कि अगस्त से देंगे। फिर क्या दोगे तुम? अगर देते भी हो तो तुम 6 महीने के लिए दोगे, वो क्या देना हुआ। और नहीं भी दोगे तो फिर तुम जाहिर सी बात है पूरे 5 साल में एक भी बार नहीं दे पाए। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एजुकेशन का बड़ा बबल बनाया था कि साहब एजुकेशन सेक्टर में हमने क्रांति ला दी है। आज केजरीवाल ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कह रहा है केजरीवाल कि देखो फलाना इंडेक्स में हमारा एजुकेशन नंबर 1 आया है, पंजाब का एजुकेशन नंबर 1 पर चल रहा है। सेम झूठ जो दिल्ली में इसने चलाया था। एजुकेशन सेक्टर की पहले मैं बात करता हूं, तो एजुकेशन सेक्टर में इसकी रियलिटी क्या है। इन्होंने कहा था कि 12,000 स्कूल्स को हम 54 दिन के अंदर अंदर शिक्षा क्रांति के अंतर्गत बिल्कुल नया बना देंगे, रिनोवेट कर देंगे, और एक क्रांति आ जाएगी स्कूल्स में। जबकि रियलिटी क्या है कि 2025 में इन्होंने ये शिक्षा कैंपेन लॉन्च किया। इसमें 12,000 स्कूल्स को नए सिरे से बनाने की बात करी। बाद में ये पाया कि इन्होंने कोई नए तरीके से नहीं बनाए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उसी में थोड़ा बहुत रिपेयर करा दिया, थोड़ा बहुत कहीं पेंट करा दिया, इसी को बता दिया कि देखो हमने नए सिरे से तैयार किए हैं। झूठ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जगह जगह पर अलग अलग तरह के स्मार्ट बोर्ड्स लगा देंगे, अलग अलग तरह का स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम लेकर के आएंगे, पूरी तरह से झूठ। उसके अलावा टीचर्स की पेंशन्स हो गई, सैलरी हो गई, और टीईटी के जितने भी रेगुलर काम करने वाले लोग थे उनकी सैलरी की सिक्योरिटी को लेकर के भी अभी भी विवाद हो रहा है। अलग अलग जगह पर लोग अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन फंडिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। वीआईपी टीचर्स के चॉइस पोस्टिंग सिस्टम था कि जिसको जहां लेनी है पोस्टिंग ले सकता है। इसमें बहुत बड़े लीकेजेस पाए गए हैं, लूप होल्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम पर अचानक से सरकार को रोक लगानी पड़ी। ये घपला इन्होंने यहां पर केवल और केवल बता रहा हूं एजुकेशन के नाम पे किया है। कोई नया काम एजुकेशन में ऐसा नहीं किया जो पहले से ना हो रहा हो। ठीक है, देखो ये मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा मल्टीपल प्लेग्स अनवील्ड फॉर वेरियस वर्क्स एट एवरी स्कूल अंडर ड्राइव, सब जो है रिबन काट करके थोड़ा बहुत पेंट करके उसको चालू कर दिया और कहा कि देखो हमने नए सिरे से तैयार किया है। ये वही काम है जो ये दिल्ली में कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस टर्म्स आप्स पंजाब शिक्षा क्रांति अब प्रोपेगेंडा कैंपेन, पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कैंपेन था। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्टेट का है उसने 54 डे का ड्राइव चलाया था। इसने बोला था कि हम क्रांति ला देंगे एजुकेशन में, जिसके लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए लगाने की बात करी थी 12,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में। और मैंने आपको बताया कि 2000 करोड़ रुपए जब आप 12,000 स्कूल्स में लगा रहे हो और कह रहे हो क्रांति लेकर के आ रहे हैं, पूरी तरह से डेवलपमेंट कर दिया उन स्कूल्स का, और आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा वहां पर रिपेयरिंग वर्क कराया, तो सोचो इसमें कितना बड़ा घोटाला भी हुआ होगा, जिसका अभी कोई जिक्र कर नहीं रहा है। ठीक है, एजुकेशन इन 2025 a mixed bag of achievement and controversies over politicization of education reforms। ये वहीं के लोकल जो पत्रकार हैं उनका कहना है
कि थोड़े बहुत अचीवमेंट दिखा करके ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज कमाई है इन लोगों ने एजुकेशन के नाम पर, ये इन्होंने चलाया है। ठीक है, और देखिए अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर कि इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट में क्या किया है, किस तरह की इनकी अभी तक उपलब्धि रही है, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। ध्यान से सुनना। इन्होंने 2022 में जब सत्ता संभाली थी तो मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हम आएंगे तो 25 लाख नौकरियां देंगे, 25 लाख। साथ में हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये असिस्टेंस दिया जाएगा और जितने भी यूथ यहाँ से पंजाब छोड़ करके जा रहे हैं उनके माइग्रेशन को रोका जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, महिलाओं को 1,000 रुपया अभी तक नहीं मिला है। दूसरी बात, 25 लाख नौकरियों की इन्होंने बात करी थी, 25 लाख नौकरियों की। अब आप आंकड़ा सुनिए, पंजाब की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 6.7% तक पहुंच गई है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। नेशनल एवरेज 5.3% है। और सुनिए, जो रूरल पंजाब है, ग्रामीण पंजाब, वहां पर बेरोजगारी 7.4% तक पहुंच गई है, जो कि गांव में बुरी तरह से लोग परेशान हो रहे हैं पैसे की कमी से, जॉब की कमी से, इसको दर्शाता है। और सुनिए, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 20.6% तक पहुंच गया, 20.6% तक। इसका मतलब यह है कि हर 5 में से 1 पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, उसे ना सरकारी मिल रही ना प्राइवेट नौकरी मिल रही, वो घर पर बैठा हुआ है। यह आंकड़ा यह बताता है। और सुनिए, 15 से 29 साल के युवाओं के बीच में अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल लेवल पर 15% के आसपास है, जबकि पंजाब में इससे भी ज्यादा है। ये आंकड़े सब दर्ज हैं सरकारी वेबसाइट्स पर, मैं वहीं से निकाल करके लाया हूं। और सुनिए, ब्रेन ड्रेन अभी भी जारी है, अभी भी लोग कनाडा जा रहे हैं। कनाडा में कुछ समस्याओं की वजह से अब थोड़ी रोक इन पे लगी है, माइग्रेशन कम हुआ है कनाडा में, तो अब उसकी जगह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों को प्रेफर कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, क्योंकि इनके पूर्वज या कहीं के रिश्तेदार वहाँ रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि इनकी नौकरी लग गई इसलिए जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार रहता था उसके पास चले जा रहे हैं इस उम्मीद में कि कल को नौकरी लग जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपने, ये क्या आ गया, चलिए आने दीजिए। इसके अलावा इन लोगों ने 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, इस आंकड़े पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। ठीक है, देखिए, इन्होंने कहा था फॉर अ मॉडर्न करप्शन फ्री एंड प्रॉस्पेरस पंजाब प्रॉमिस्ड 25 लाख जॉब्स एंड फिल 1.25 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज टू इंश्योर पंजाब्स यूथ गेट जॉब्स एंड डू नॉट माइग्रेट अब्रॉड, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, द गवर्नमेंट क्लेम टू हैव प्रोवाइडेड 26,000 गवर्नमेंट जॉब्स, कहा था 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब देंगे, लेकिन केवल 26,000 दी हैं। फॉलोड बाय एन एडिशनल 44,786 जॉब्स अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स बाय सितंबर 2024। सितंबर 2024 तक हम 44,000 और जॉब्स दे देंगे, जो कि इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, फरवरी 2025 कैबिनेट अप्रूव्ड 60,000 मोर जॉब्स, हाउएवर अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अ चैलेंज with an overall 6% youth unemployment rate against the national average of 3.2% in 2024। 2024 में नेशनल एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट का था 3.2% था और पंजाब में 6% से भी ज्यादा था, और पंजाब देश में चौथा सबसे ज्यादा बेरोजगार स्टेट था। ये मैं आपको बता चुका हूं, पुराने आंकड़े, मतलब 24 के आंकड़े हैं, जो मैंने भी आंकड़ा दिया था ये ओवरऑल है, अब यहाँ स्पेसिफिकली 24 का है इस आर्टिकल में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कि किस तरह से। और देखो, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, जो पहले 18.5% था, अब बढ़कर के 21.7% हो गया है आप सरकार के दौरान। इसके अलावा जो मेल अनएम्प्लॉयमेंट है, मेल 10% से बढ़ के 12% हो गया है। लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं। आउट ऑफ 332 इलीगल इमिग्रेंट्स रिसेंटली डिपोर्टेड बाय द यूएसए ऑन 3 सेपरेट फ्लाइट्स, 126 वर फ्रॉम पंजाब। यूएसए ने 3 अलग अलग फ्लाइट्स हैं वहाँ के इलीगल माइग्रेंट्स को भगाया था, जिनमें से जो 332 इलीगल भगाए गए थे 3 जहाज से, उनमें से 126 पंजाबी थे। इसे आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ये साहब चल रहा है। अभी तो ड्रग्स पे भी आऊँगा मैं, इसमें ड्रग्स का भी दिया हुआ है, मैं आपको एक तरफ से पहले समझा देता हूँ पूरा। ठीक है, आगे देखिए, इकोनॉमी और डेट क्राइसिस। पहला मैंने एजुकेशन की बात करी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी और इनके जॉब्स की जो वादा किया उसकी बात करी। अब आते हैं कि किस तरह से वहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब करी है इन्होंने और किस तरह से पंजाब को कर्ज में डुबोया है, उस पर आते हैं। उसका सार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब 2022 में आप आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी पंजाब में, उस समय पंजाब पर 2.7 लाख करोड़ का कर्ज था, 2.7 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़ करके
इतना ज़्यादा हो गया है कि अगले साल 2027 तक जब तक चुनाव आएंगे तब तक ये 4.5 लाख करोड़ हो चुका होगा। जी आगे सुनिए, 2026-27 में जो अभी चल रहा है करंट ईयर, इसी में पंजाब को 42,000 करोड़ रुपए कर्ज के वापस करने हैं, इंटरेस्ट सहित। 42,000 करोड़ रुपए पंजाब ने जो कर्ज लिया था वो उसे वापस करना है इसी साल। इसी 42,000 करोड़ में से 29,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी ब्याज है, जो पुराना कर्ज लिया हुआ था उसका। पुराने कर्ज की भी ब्याज चुकाओ, जो नया कर्ज लिया था वो भी चुकाओ। ठीक है जी। 2024 के अंत में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी 2024 के अंत में, जहां पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों की सैलरी समय पर देने में मुश्किल हो रही थी, और कर्मचारियों का कहना है कि 2024 के बीच मिड तक तो हमारी सैलरी टाइम पर आई है, उसके बाद से कोई महीना ऐसा नहीं है कि सैलरी टाइम पर आई हो। कर्मचारियों का खुद का कहना है, आप जाके पता कर सकते हैं। नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में, जब ये पहला साल था इनका, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में पंजाब को 18 बड़े राज्यों में सबसे नीचे रैंक आई थी, सबसे लास्ट रैंक आई थी, जो राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ पर सवाल खड़ा करता है कि भाई आखिर तुम कर क्या रहे थे। 18 स्टेट्स जो बड़े हैं उनमें सबसे लास्ट पर खड़े हुए हो। 16th फाइनेंस कमीशन, हमारे देश में हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है, जो ये बताता है राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, केंद्र को कितना टैक्स आ रहा है, वो टैक्स किस हिसाब से डिवाइड होगा, ये सब बताता है। इसमें पंजाब के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो देते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि अगर वित्तीय घाटा हो रहा है, पंजाब को पैसे की कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए सरकार अलग से जो सहयोग देती है, वो मैं आपको बता रहा हूं, राज्य को हर साल लगभग 4,800 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यह सोच करके इस पर रोक लगा दी। अगले 5 सालों में यह नुकसान करीब 24,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी कि अगर यह चलता रहता तो आप ये देखते कि यह मामला इसी तरह से 24,000 करोड़ के नुकसान तक पहुंचा देता। अपोजिशन का कहना और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि आपने जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, उसकी वजह से भी खर्चे पर एक्स्ट्रा पैसा पड़ रहा है। और आने वाले समय में एक रिपोर्ट और बता देता हूं, जो अभी कहीं नहीं मिली है, आपको दिख जाएगी। इन्होंने जो महिलाओं के लिए फ्री बसेस में जाना अलाउ कर दिया था कि महिलाओं के लिए सब बसेस फ्री हैं दिल्ली की तरह, इसकी वजह से पंजाब सरकार को प्रति वर्ष करीब करीब 1,000 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किया है इन लोगों ने। ठीक है, देखो मैंने कहा कि कनाडा महंगा हो रहा है, तो पंजाब का यूथ यूके, न्यूजीलैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर जा रहा है। कहीं इलीगल तरीके से जा रहा है, तो कहीं इनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके माध्यम से जाने का प्रयास कर रहा है। ये इनके मैनिफेस्टो हैं पंजाब सरकार के। जब ये आए थे तो इन्होंने तमाम तरह के वादे किए थे, करप्शन फ्री ले आएंगे, जन लोकपाल बिल पास करा देंगे, सभी माफिया जितने ट्रांसपोर्ट माफिया हैं, रेता बजरी माफिया है, लिकर माफिया है, केबल माफिया हैं, और जितने भी पॉलिटिशियंस इनसे मिले हुए हैं, सबको हम खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं कर पाए। माफियागिरी तो सिर्फ यूपी में खत्म हुई है, और किस तरह से हुई है हम और आप जानते हैं। जब माफियागिरी खत्म होती है ना, तो देश में न्यूज़ बन जाती है। ये आज तक कुछ नहीं कर पाए। और रही बात, कहाँ लिखा है, लिकर माफिया। अब लिकर माफिया कैसे खत्म हो जाएगा भाई, आप जानते ही हैं। प्रॉपर्टी टैक्स विल बी अबोलिश्ड एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी रेट्स अप टू 400 यूनिट्स विल बी हाफ्ड। 300 यूनिट तक फ्री, 400 यूनिट तक आ रहा है तो हाफ कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर देंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी रेट तो कम कर ही देंगे। फ्री मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल इन एवरी विलेज थ्रू पिंड सेहत क्लिनिक्स और मोहल्ला क्लिनिक्स इन टाउन्स। ₹5 लाख कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। इस पर भी आऊँगा भी, अस्पताल में इन्होंने क्या घोटाला किया है। पंजाब फार्मर का कर्ज माफ़ कर देंगे 2018 से लेकर अब तक का, जो 25 लाख जॉब्स देंगे हम। ओल्ड एज और हैंडीकैप्ड और जो विधवा हैं उनको पेंशन 500 से बढ़ाकर 2,500 कर देंगे। ठीक है, कोई आपका एमएलए, कोई आपका मिनिस्टर, एमपी वीआईपी सुविधा नहीं लेगा, और जो भी सुविधाएं हैं उसमें 95% की कटौती कर देंगे। और सुविधाएं क्या हैं अब आपको पता ही है। तो ये वादे तो हम सब जानते हैं, इनके पॉपुलर वादे हैं। ये इनका कर्ज है। 2022 के लास्ट तक देखोगे 2.8 लाख करोड़ था, बढ़ के इस समय 4.48 लाख करोड़ तक होने की संभावना है। अगले साल तक 4.5 लाख करोड़ तक हो जाएगा। ये इनकी प्राप्ति है। ठीक है, बड़े आराम से ये अपना कर्ज बढ़ा रहे हैं, लोगों को फ्री का दे करके और बड़े बड़े इधर से उधर करके। देखो, DTF आस्क गवर्नमेंट टू पे सैलरी स्पेंडिंग सिंस मंथ ऑफ अप्रैल। देखो साहब, इसमें आपको दिखा दूं विद
प्रूफ लेकर के चीज़ें मैं आया हूं, ताकि किसी को ये भ्रम ना हो कि मैं कोई प्रोपेगेंडा चला रहा हूं। ठीक है। देखो, डीटीएफ ने कहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये कई लोगों की पेंशन नहीं दे पा रहा, जो नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर में रिटायर हो गए थे, और कई सारे जो सर्विस में हैं उनका अभी भी क्लियरेंस नहीं हो पाया है कि कितना जीपीएफ होगा, जीपीएफ एडवांस में कितना मिलेगा, जीआईएस कितना होगा, एक्स ग्रेचुटी कितनी होगी, लीव एनकैशमेंट कितना होगा। इस साल के मार्च के अंत तक कुछ भी अभी तक हिसाब नहीं हो पाया है। ठीक है। और सुनो, ओनली द बिल्स डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी टिल अप्रैल 2024 कुड बी पेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। 2024 तक जो हुए थे उनको अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में निपटाया गया है, मतलब पिछले 1.5 साल से तो सारा हिसाब किताब पेंडिंग है। आफ्टर दिस द बिल्स डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी टिल जुलाई हैव नॉट बीन पेड। अप्रैल के बाद से जुलाई तक का तो कुछ पे ही हुआ ही नहीं है। द सैलरी बिल्स हुज टोकन्स आर डेटेड जुलाई 1, 2025 हैव बीन वर्बली बेंड। 2025 के बाद से तो बोलना ही बंद कर दिया है। ठीक है। तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से लेकर के अब तक सैलरी जो भी आ रही है एम्प्लॉयज की, वो सब डिलेड आ रही है हर मंथ, जो बता रहा था मैं भी आपको। ये ऑन रिकॉर्ड है, हवा में नहीं है। और देखिए, अब हेल्थ पर आइए, सुनिए इनके आंकड़े। वाह साहब वाह, इन्होंने तो मेरे पसीने छुड़वा दिए। पूरा दिन लग गया मुझे ये पूरी रिसर्च करने में, फिर पीडीएफ तैयार करी, फिर मैंने लिंक्स निकाले, तो मैंने कहा एक भी आंकड़ा छोड़ूंगा नहीं इनका। देखो, हर पंजाबी को मुफ्त इलाज देने का वादा किया था, जिसमें 15 लाख तक की सर्जरीज भी शामिल थी, वादा था। सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन और 41 तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध कराने का वादा किया था। 41 तरह के, चलो ठीक है। पंजाब के हर गांव तक पिंड क्लिनिक खोलने का वादा किया था, चलिए ठीक है। राज्य के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पूरी तरह से कायाकल्प कर देंगे, बदल देंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा बना देंगे कि लोग प्राइवेट में जाना छोड़ देंगे, ऐसा वादा किया था। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वादा किया था। अब सुनो, 2023 तक पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक्स खोले गए, आम आदमी क्लिनिक्स, ताकि सरकार का पार्टी का प्रचार हो। और सरकार के मुताबिक इन क्लिनिक्स में 75 लाख से ज़्यादा पेशेंट का इलाज किया गया है। इसको ये लोग अचीवमेंट बताते हैं। मैंने मान लिया खोले गए, चलो ठीक है। अब जब इनकी आपने खोजबीन चालू करी, तो हमने ये पाया कि केंद्र सरकार जो अपनी तरफ से नेशनल हेल्थ मिशन चला रही है, उसके तहत आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलती है। केंद्र सरकार के पैसे से जो खुलने चाहिए और राज्य सरकार के सहयोग से खुलने चाहिए, उसे इन लोगों ने अपने ही ब्रांड में रंग दिया। पता ही ना चले कि केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, और उसे आम आदमी पार्टी का रंग दे दिया। ठीक है। और भगवंत मान की तस्वीर लगा दी गई। जब केंद्र सरकार ने यह देखा, तो जाहिर सी बात है कि जो इस पर फंड एलोकेट हो रहा था वो रुकेगा। ठीक है ना। और इसीलिए इस मुद्दे पर सेंटर और पंजाब सरकार के बीच तनाव बढ़ता गया और नेशनल हेल्थ मिशन के फंड भी प्रभावित हुए। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि ये जो है अपने तरीके से अपने रंग में रंग रहे हैं, इसलिए आगे का जो पैसा जाना था वो रुक गया। किस तरह से रुक गया ये देख लीजिए। ये कहां पहुंच गए हम। हेल्थ यूनिट्स ब्रांडेड आम क्लिनिक्स सेंटर फ्यूम्स। ठीक है। देखो, ये आप कोई कह सकता है कि सेंटर के पैसे से बनाइए, आपको लगेगा ये तो आम आदमी पार्टी ने बनवाया। बनवाए, मैं इसको नकार नहीं रहा, बनवाए, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि ये सेंटर का भी इसमें कोई योगदान है। इस तरह से ये लोग घपलेबाजी कर रहे थे। आगे देखिए, मैं बकायदा, अरे ऐड हट जाओ, हट गए। देखो, द नेम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैज बीन चेंज्ड टू आम आदमी क्लिनिक। इस तरह से किया गया है। और देखो, जो एक लेटर तैयार हुआ था सरकारी, उसके द्वारा पता चला कि 2022-23 में पंजाब को लगभग 1114 करोड़ रुपए देने थे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, केंद्र सरकार को देने थे, जिसमें केंद्र का 60% रहेगा, पंजाब सरकार का 40% हिस्सा रहेगा। इसको ये जो 1100 करोड़ जो देने थे, इन 1100 करोड़ में से केंद्र सरकार 438 करोड़ दे चुकी थी और कहा था कि भाई काम करो। लेकिन जब देखा कि बदमाशी कर रहे हैं, अपने रंग में रंग रहे हैं, तो फिर बाकी मामला जितना भी था उसे पेंडिंग कर दिया गया, उसे फिर नहीं दिया गया। और इसलिए इन्होंने इस पर फिर ज्यादा माथा भी नहीं मारा। देयर आर अराउंड 3000
ये हेल्थ वेलनेस सेंटर्स इन दी स्टेट, लगभग पूरे स्टेट में 3000 हैं वेलनेस सेंटर। आउट ऑफ दोज अराउंड 400 विच वर बीइंग रन इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू आम आदमी क्लिनिक्स इन दी स्टेट। 3000 वेलनेस सेंटर जो पहले से भी थे, कुछ इन्होंने भी बना दिए होंगे, कितने बनाए इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर टोटल 3000 मान लो, उनमें से 400 को इन्होंने आम आदमी पार्टी के रंग में रंग दिया पूरी तरह से। और 2018, ये तो 18 का है, चलो 18 के आंकड़े पे नहीं जा रहा मैं, ये इनका हेल्थ में रहा है। और कुछ इन्होंने कहा कि 75 लाख मरीजों का इलाज हमने किया है, हो सकता है किया हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन उसका बिल्कुल 75 लाख का कहाँ से आंकड़ा लाऊंगा कि कौन असली था कौन फर्जी था, इस पर भी कभी जांच बैठेगी, केंद्र सरकार जांच बिठाएगी तो ये भी एक्सपोज हो जाएगा कि कितने फर्जी थे, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। बट मैं आरोप लगा के चलूँगी सब फर्जी थे या हवा में कुछ भी बोल दूँ, वो ठीक नहीं है, जितना है उतना बोलेंगे। अब आते हैं ड्रग्स को लेकर के इन्होंने कितना बड़ा खेल किया था उसके बारे में अब आप सुनिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हम आएंगे और 4 महीने के अंदर अंदर, शपथ ग्रहण से 4 महीने के अंदर अंदर पंजाब को ड्रग फ्री बना देंगे। ठीक है साहब, आ गए ये। ओथ लेने के बाद कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर बना देंगे, नहीं कर पाए। फिर कहा कि 2022 के लास्ट तक कर देंगे, नहीं कर पाए। फिर कहा 2023 के लास्ट तक कर देंगे, नहीं कर पाए। फिर कहा 2024 के लास्ट तक कर देंगे, नहीं कर पाए। फिर कहा लास्ट बोल रहे हैं, अब तो फाइनल है, 31 मई 2025 के लास्ट तक कर देंगे, नहीं कर पाए। और वर्तमान में चल रहा है जून 2026, अभी भी नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए तो छोड़ो, पहले से बढ़ा और दिया है। जी हां, अब कितना बड़ा है वो भी सुन लो। 2026 की एक स्टडी है जिसके मुताबिक पंजाब में 10 से लेकर 17 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उसमें लगभग 7 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है, और गंभीर स्थिति में वो है। आप सरकार के दौरान, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, तब हीरोइन लेने के कारण जो सीजर पड़ते हैं, जो होता ना टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, हीरोइन के कारण जो सीजर्स पड़ते हैं उसमें 148% का उछाल आया है, वृद्धि आई है। कम कुछ नहीं हुआ, बढ़ और गए। पहले 100 लोगों को पड़ रहे थे तो आप मान लीजिए 248 को पड़ रहे हैं। ठीक है, इसी दौरान क्रिस्टल मेथ होता है, एक आइस ड्रग होता है। अब ये क्या चीज होती है एग्जैक्टली, शायद ये हीरोइन टाइप की कुछ होती होगी। इसकी बरामदगी में लगभग 450% का उछाल देखा गया, 450% का। यानी पहले 100 किलो मिल रही थी तो अब लगभग 550 किलो मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूं कि हर 3 में से 2 परिवारों में एक ना एक व्यक्ति ऐसा है जिसे इसकी आदत पड़ गई है इसकी। ठीक है, अपोजिशन का दावा यह है कि हर महीने लगभग 40 लोग ड्रग की ओवरडोज से मर रहे हैं। और अमृतसर में जहरीली शराब पीने से लगभग 27 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अपोजिशन ने सरकार के एंटी ड्रग कैंपेन पर सवाल भी उठाए थे। याद करिए, टीवी में आता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, और सुनो, नशा शुरू करने की औसत उम्र 22 साल है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित युवा वर्ग हो रहा है, लेकिन इनका कोई एक्शन नहीं है। और कई बार तो ये देखा गया है ड्रग माफिया, गैंगस्टर, क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क, इन सब के बीच जो नेक्सस है वो मजबूत होता चला गया। पाकिस्तान के जरिए जो ड्रग आता है वो भी आगे बढ़ता चला गया, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर कोई स्टेप नहीं उठाया और ऐसे ही मामला चलता रहा। ठीक है, अब इसके आंकड़े में आपको दिखाता हूं। देखो, लगभग 66 लाख लोग हैं जो इससे अभी तक पीड़ित हैं ड्रग से। ठीक है जी, और अरे हम तो एड से परेशान हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई एड ब्लॉकर लगा दीजिए, एड ब्लॉकर लगाया था, पता नहीं कैसे हट गया। अब लगाना हमको आता भी नहीं, हमने लगवाया था किसी से। देखो, फिर आ गया। बड़े बेशर्म हो भाई। देखो, लगभग 7 लाख बच्चे हैं जो 10 से 17 साल के बीच के हैं जिन्हें आदत पड़ गई है। 18,000 से लोग ज़्यादा हैं जो कोकीन ले रहे हैं। लगभग 3,43,000 बच्चे ऐसे हैं जो ओपियोइड ड्रग ले रहे हैं जिसमें हीरोइन शामिल है। और लगभग 72,000 बच्चे ऐसे हैं जो इनहेलेंट्स हो चुके हैं पंजाब में, जिनमें ड्रग अच्छी तरह से जा चुका है, जिन्हें ड्रग की आदत पड़ चुकी है। इस कमेटी का यह रिपोर्ट था। ठीक है जी, और सुनो, द PSC said that they were
एग्हॉस्ट टू फाइंड दैट, ये कितना आंकड़ा है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं 10 से 17 साल की उम्र में जो अलग अलग तरह के सब्सटेंस ले रहे हैं। और ये इन्होंने देश के लेकर के अध्ययन किया है, उसमें इन्होंने बताया है। और पंजाब में 66 लाख लोग हैं, वो देश का आंकड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो लोग ड्रग ले रहे हैं पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और महाराष्ट्र है, ठीक है। इस लेवल का इन्होंने बता रखा है, पर पंजाब में स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, ड्रग की वजह से ज़्यादातर मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा आया था वो तमिलनाडु से आया था, पर ड्रग से मरने वाले लोग एक अलग चीज़ होती है और ड्रग की आदत पड़ गई हो वो अलग चीज़ होती है। अब खबर ये भी आती है कि शराब पी करके 10 लोगों की मौत, इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 ही लोग शराब पी रहे थे, इसका मतलब है कि 10 लाख लोग पी रहे थे, मरे 10 हैं, ठीक है। अब जिनको लगातार कंज्यूम करने की आदत पड़ जाती है वो क्या ही मरेंगे, जैसे पहली बार आप ड्रग दोगे या शराब दोगे उसके मरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बहरहाल तमिलनाडु का फिर कभी देखेंगे। अब आइए लॉ एंड ऑर्डर में। लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, देखो ये 40% का सीजर में बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देखो 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और जब उनकी सिक्योरिटी हटाई उसके अगले ही दिन उनकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार विवाद में आई। फिर 9 मई 2022 को ही, यानी थोड़े दिन पहले, मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर एक आरपीजी अटैक हुआ था, जिसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए गंभीर वार्निंग के रूप में देखा गया, लेकिन पंजाब सरकार ने कुछ ज़्यादा इस पर एक्शन नहीं लिया। अपोजिशन ने बार बार ये कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर अपने नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया और न्यायिक जांच की भी मांग करी, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। अप्रैल 2025 में कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा ने दावा किया था कि 50 हैंड ग्रेनेड पंजाब में स्मगल किए गए हैं। सरकार ने इस दावे को मिस इन्फॉर्मेशन बताया और बाजवा के खिलाफ एक्शन ले लिया। ये तो ये बताता है कि सरकार खुद मिली हुई है नेटवर्क वालों के साथ। फिर फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज की बस पर फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे कई लोगों ने पंजाब में पुराने टेरर एरा के बात को उठाना स्टार्ट किया, गंभीर सिक्योरिटी के लैब्स को भी उठाना स्टार्ट किया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। अक्टूबर 2024 में पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ इलाकों में गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, इलेक्शन इंटरफेरेंस होने दिया। 2026 में पंजाब सरकार ने गैंगस्टर की गिरफ्तारी के लिए कैश रिवॉर्ड दिया था, ठीक है, कि भाई जो गिरफ्तार करवाएगा उसे कैश दिया जाएगा। अपोजिशन ने इस पर भी कहा कि देखो तुम्हारी लाचारी को दर्शाता है। और सुनिए, पंजाब पुलिस का दावा है कि अप्रैल 2022 के बाद से 324 एनकाउंटर किए हैं, 24 गैंगस्टर न्यूट्रलाइज किए हैं, 962 क्रिमिनल मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। मुझे हंसी आ रही थी इस पर। उन्होंने कितने एनकाउंटर किए? 324। ये नहीं कहा कि मार दिए, केवल किए हैं। यूपी में हजारों हुए, हजारों। क्या ये इनको क्या इनकी चर्चा की जाए, आगे देखिए। सिक्योरिटी एजेंसीज ने AK-47 राइफल्स, आरपीजीज यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और आरडीएक्स जैसे हथियारों की बरामदगी की और इस पर भी एक्शन और लेना चाहिए था, लिया कुछ नहीं। कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रग माफिया, गैंगस्टर्स और टेरर लिंक्ड स्मगलिंग नेटवर्क के बीच नेक्सस पंजाब के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज हो चुका है, जिसे सरकार किसी तरह से रोक नहीं पा रही है। ये सारे आंकड़े मैंने आपको बता दिए। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार रिपीट करेगी? किसी कीमत पे नहीं करेगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पर क्यों ऐसा होगा कि बीजेपी की संभावनाएं बन सकती हैं। बीजेपी की संभावनाएं बनने का सबसे बड़ा कारण ये है, पहला कारण है, एक है बीजेपी की संभावनाएं। भगवंत मान के जो कजन हैं ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे आप जानते हैं कि काफ़ी बातें ऐसी बताएंगे जो भगवंत मान से संबंधित होंगी, आम आदमी पार्टी से संबंधित होंगी। राघव चड्ढा अपने साथ 7 लोगों को लेकर के शामिल हुए हैं, यानी कि उन्हें भी अंदर की पोल पट्टी पता है और पंजाब में राघव चड्ढा ने काफ़ी काम किया है। और याद करिए संदीप पाठक जी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, जिन्हें दिल्ली की एक एक सीट की जानकारी थी, एक एक कार्यकर्ता की जानकारी थी, जिन्होंने पंजाब की एक एक गली में काम किया था, पंजाब में एक एक सर्वे किया था, एक एक चीज़ पता है पंजाब की, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए पूरा
स्ट्रेटजी और प्रोग्राम तैयार किया था वो इस समय बीजेपी में है। उन्हें पंजाब की नस नस पता है, उन्हें एक एक गली पता है कि किस गली में किस तरह का थॉट चल रहा है, किस नेता को लेके वहाँ पर नाराज़गी है, किस नेता को लेकर के एक्सेप्टेंस है, सब पता है। और सुनिए, पंजाब के जो कांग्रेस चीफ रहे हैं राजा वॉरिंग, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि पंजाब के पंजाब में उन्होंने कहा है कि कई जगह पर लीडरशिप में गड़बड़ी है। पंजाब और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में एक कम्युनिकेशन नहीं है और कुछ लूपहोल्स पर भी उन्होंने इशारा किया है, जहां तक इन्होंने बीजेपी को भी बताए होंगे। और सभी का आरोप ये है कि जो ये अरविंद केजरीवाल है, रिमोट कंट्रोल सरकार चला रहा है। एक तरीके से सीएम के नाम पर भगवंत सिंह मान है, लेकिन चला केजरीवाल ही रहा है। और ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है कि जितने भी सगे संबंधी हैं भगवंत मान के या अन्य नेताओं के, आम आदमी पार्टी वालों के, उन्होंने ही अपने लोगों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिला रखे हैं, अलग अलग जगहों पर फिट कर रखा है, जिससे आम आदमी पार्टी के कैडर में भी एक नाराज़गी है। ठीक है। और साथ ही बता दूं, चंडीगढ़ में बीजेपी किस तरह से आ गई है हम सब जानते हैं। और सभी लोग ये भी जानते हैं कि हरियाणा के जो नायब सिंह सैनी साहब है, उनकी भी पकड़ पंजाब के एक पोर्शन में है, जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी मजबूत होती दिख रही है। ठीक है। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा, ये पंजाब है। पंजाब में अगर इसका मैं ये वाला मैप देखूं फिजिकल वाला, तो ये वाला क्षेत्र ही है बारी दोआब। दोआब का मतलब है कि दो नदियों के बीच का रास्ता, जिसमें से एक है ब्यास और एक है आपकी रावी। रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र है। फिर आता है ये वाला क्षेत्र बिस्ट, यानी ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र है। नीचे वाला मालवा प्लेन है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चंडीगढ़ का क्षेत्र पड़ जाता है और यहाँ पर मांझा प्लेन पड़ जाते हैं। तो जो बीजेपी की पकड़ अब मैं आपको बताऊं तो वो इस तरफ है, इस वाले क्षेत्र में। बिस्ट दोआब में थोड़ी बहुत है, यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा रहती है। बाकी बीजेपी की पकड़ जो अर्बन पंजाब है, शहरी पंजाब है, थोड़ी बहुत वहाँ पर है, गांव के पंजाब तक नहीं है। इसलिए बीजेपी को गांव-गांव तक अपने कार्यकर्ता भेजने होंगे, अपने जितने भी पन्ना प्रमुख हैं उनको भेजना होगा। हो सकता है आरएसएस भी जाए और लोगों को कन्विंस करना होगा, जो लंबे समय से चल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी ये चीज़ कॉपी करने की कोशिश की है और अपने कार्यकर्ता को घर घर भेज करके लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस वर्तमान में, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर आप हारी तो कांग्रेस के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा, जो ये मालवा प्लेन है, यहाँ भी बीजेपी के चांसेस अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने एग्रेसिवली काम किया है। और हम देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का जो परसेंटेज रहा है वो पहले से बढ़ा हुआ रहा है। एग्जाम्पल दिखाऊं तो ये देखिए, पहले तो 2022 के असेंबली इलेक्शन की बात करता हूं। 2022 में आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज रहा था 42% और बीजेपी का वोटिंग परसेंट था केवल 6.5%। 2 सीटें मिली थी केवल। कितना था? 6.5%। फिर 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, पंजाब की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में पंजाब की तरफ से बीजेपी को मिला तो कुछ नहीं है ना, शायद 2 सीटें मिली हैं, 2 सीटें, और वोटिंग परसेंट हो गया 18.5% से भी ज्यादा, जो कि पहला था केवल 7.5%। यानी लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो पिछले लोकसभा में 7.8% था, अब 18.6% हो गया है। और अगर लोकसभा इलेक्शन की तुलना असेंबली इलेक्शन से करें 2022 वाले से, तो असेंबली में 6.5% था, जो बढ़ करके 18.5% से भी ज़्यादा हो गया है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, शिवमणि अकाली दल है और बीजेपी है। 1 2 3 4 बीएसपी का भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रहता है। करीब करीब 4 मेजर पार्टी हैं। पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी मिलकर के लड़ते थे, अब जहाँ तक अलग अलग ही लड़ेंगे, क्योंकि दोनों का गठबंधन टूट चुका है। अगर इन्होंने गठबंधन नहीं किया, अलग अलग लड़े, तो बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा। और जहाँ भी 3 या 3 से अधिक पार्टीज होती हैं, वहाँ बीजेपी को तगड़ा फायदा होता है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपना वोटिंग परसेंट 18.5% से बढ़ा करके 26-27% तक भी कर लेती है तो सरकार बना जाएगी। और आप जानते हैं कि जो बीजेपी टीएमसी के गढ़ में घुस करके टीएमसी का किला ढा सकती है, टीएमसी को तोड़ने तक की स्थिति में ला सकती है, बीजेपी के लिए 18 से 28% करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब कहाँ तक ये चांसेस जाएंगे, क्या हो गए, तो वक्त ही बताएगा। लोग जान चुके हैं कि शिरोमणि अकाली दल लंबे समय तक रही,
लोगों को अपने तरीके से भड़काती रही, ड्रग का कार्टेल चलता रहा, कुछ नहीं कर पाई। सेम कांग्रेस ने किया, भ्रष्टाचार चलता रहा, ड्रग कार्टेल चलता रहा, कुछ नहीं कर पाई। सेम आम आदमी पार्टी ने किया। कहीं ना कहीं पार्टी को विश्वास हो गया था कि पंजाब में सरकार चलानी है तो ड्रग नेटवर्क को साध के रखो, यही हमें जितवाएंगे, और काफ़ी हद तक तो खालिस्तानी मूवमेंट्स को भी साथ के रखो, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। बीजेपी इसी का उलट लेके चल रही है कि हम ड्रग फ्री पंजाब बनाएंगे। जब ड्रग फ्री पंजाब की मुहिम लेकर के आप आगे चलते हो तो आप एक घर के किस मेंबर को टारगेट कर रहे हो? महिला को। घर की महिला कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा या उसका पति ड्रग का आदी बने, इसलिए वो जरूर बीजेपी को वोट देके आएगी। तो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को साधने का प्रयास है बीजेपी के द्वारा। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा अंतर आप देखेंगे। देखते हैं क्या अपडेट आती है। तब तक आज यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।